गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिक एल्बम जेटी कैंट से, कैंट सर की बुक से पढ़ेंगे। और पिछली तो है हमने थ्री पार्ट्स अभी दो डाले मैंने शायद, हाँ 2 डाल दिए, तीसरा अभी एडिटिंग करने को रहती है। तो आर्सेनिक एल्बम 1, 2, 3 और ये 4th होएगा, अब हमारा 4th पार्ट होएगा। तो इसमें हम आर्सेनिक एल्बम प्रॉपर हर बुक से पढ़ रहे हैं और इसमें फिजिकल्स, जनरल्स, मेंटल, पैथोजेनेसिस, स्फीयर ऑफ एक्शन, सारा कुछ हम कवर करेंगे आर्सेनिक एल्बम का जितना हमसे हो सकेगा। और अभी हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है मेडिसिन की, जो 25 मेडिसिन की सीरीज़ है। इसमें हम 25 पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को नेक्स्ट ईयर में कवर करेंगे। मंथ में हम कोशिश करेंगे कि 2 रेमेडी हो जाए। तो अभी हमारी फर्स्ट आर्सेनिक एल्बम चल रही है, तो ये हमारा दिसंबर मेरे ख्याल से आर्सेनिक एल्बम खत्म हो जाए ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जेटी कैंट सर ने जो है ज़्यादातर फिजिकल्स बताए हैं और उसके साथ साथ मेंटल सिम्टम्स भी हैं, मगर इन्होंने फिजिकल जनरल्स बहुत अच्छे से आपको बताए। मतलब अगर आप इससे फिजिकल जनरल्स पढ़ लेते हो ना, तो प्रॉपर जैसे बहुत सारे सिम्टम्स जो रूब्रिक्स में हमारे दिए हुए हैं ना बुक, ये रिपर्टरी में, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो फिजिकल्स हम इसमें ज़्यादातर देखते हैं। तो इसमें हमारे है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल से। तो इसमें एक तो हमारा इसमें एंग्जाइटी हमने देखा ही था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, प्रोस्ट्रेशन है। प्रोस्ट्रेशन मतलब वीकनेस एकदम, है ना, थका हुआ, है ना, तो अपनी बीमारी से पूरी तरह से प्रोस्ट्रेट हो जाता है, प्रोस्ट्रेशन है इसमें। और बर्निंग है और कैडावेरिक ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसके रूम में एंटर करोगे, आपको स्मेल, मतलब उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑफेंसिव ऑर्डर वाली कोई ना कोई मेडिसिन है। सरफेस ऑफ द बॉडी इसकी कैसी होती है, जब आप इसकी बॉडी को टच करके देखोगे ना, तो इसकी बॉडी ठंडी होएगी, कोल्ड, क्लैमी एंड स्वेटिंग हो रही होगी, है ना, इस तरह की होगी। पेल होएगी, पेल मतलब येलोइश सी, है ना। तो ऐसी होती है देखने में इसकी जो सरफेस ऑफ द बॉडी होती है। क्रॉनिक सिकनेस में क्या होता है इसमें, जैसे ये क्रॉनिक उसमें चला जाता है, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत रेस्टलेसनेस होती है, एनर्जी होती है, तभी रेस्टलेसनेस होगी। जब यही क्रॉनिक सिकनेस में जाता है तो ग्रेट डिबिलिटी आ जाती है इसमें, है ना, एकदम वीकनेस आ जाती है, एनीमिक हो जाता है, फ्रॉम लॉन्ग एक्सपोजर टू मलेरियल इन्फ्लुएंस इन द पुअरली फेड एंड फ्रॉम सिफिलिस दिस रेमेडीज ग्रेट सर्विस, ठीक है। तो मलेरियल इन्फ्लुएंस, जैसे मलेरिया में क्या होता है, मलेरियल काफ़ी दिनों तक चलती है, ये फीवर चलता है मलेरिया का, तो उसकी वजह से एक वीकनेस आती है ना। जैसे हमने देखा है मलेरिया में, टाइफाइड में, इस तरह के जो फीवर होते हैं इनमें कितनी वीकनेस आ जाती है। तो इसकी वजह से इनमें क्या है, ग्रेट डेबिलिटी और एनीमिक कंडीशन आ जाती है। और एक इसकी जो एंग्जाइटी होती है वो इंटरमिंगल्ड विद होती है फियर के, एंग्जाइटी विद फियर है इसमें, विद इम्पल्सिस, विद सुसाइडल इंक्लिनेशन, विद सडन फ्रीक्स एंड विद मेनिया, ठीक है। ये एंग्जाइटी के साथ साथ ये चीज़ें चलती हैं। एंग्जाइटी इंटरमिंगल्ड विद फियर, इम्पल्सिस, सुसाइडल इंक्लिनेशन, सडन फ्रीक्स और मेनिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एक इसमें है वियरी ऑफ लाइफ। वियरी ऑफ लाइफ मतलब जो बंदा अपनी लाइफ से हो गया है पूरी तरह से, हताश जैसे बोल देते हैं ना, थक गया है ना, तो ही लूजेस लाइफ एंड वांट टू डाई, और मतलब उसको ये लगता है अब तो कोई मतलब नहीं है मेरी जिंदगी का, मुझे मर जाना चाहिए। एंड द आर्सेनिक पेशेंट डज कमिट सुसाइड एंड इट इज ए रेमेडी फुल ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये हमारा कौन सा मियाज़म आ गया, सुसाइडल आ गया, सिफिलिस। तो सिफिलिस वाली इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, चाइल्ड गोज फ्रॉम नर्स टू मदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, when in bed unable to sit up the patient tosses and turns from side to side, बेड पे इधर 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 उधर टॉस करता रहेगा। और इसकी जो रेस्टलेसनेस है वो माइंड के लेवल पे होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्शियस होता है और एंग्विश होता है। और ये जो एंग्विशनेस होती है उसकी, वो एक मतलब एंग्विश भी एक हमारा सिफिलिटिक रूब्रिक ही है। एंग्जाइटी का एकदम पीक, मतलब सबसे ज़्यादा वाला जो बोल देते हैं ना, हाइटेंड एकदम एंग्जाइटी की, उसको एंग्विश कहलाती है हमारी। इट सीम्स दैट ही कैन नॉट लिव, इट इज़ नॉट पेन दैट ड्राइव्स हिम टू एंग्विश, बट इट इज़ एंग्जाइटी इंटरमिंगल्ड विद रेस्टलेसनेस एंड सैडनेस, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि वो अब उसको जीने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पेन की वजह से वो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर मेंटल एंग्जाइटी इतनी होती है, एंग्विश होता है वो इतना, कि वो उसकी वजह से उसके अंदर वो रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस एंड सैडनेस। और इसके साथ मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी ना आर्सेनिक की, तो वो उसके साथ प्रोस्ट्रेशन आपको जरूर दिखेगी, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, वो बोलेगा कि बहुत कमज़ोरी है, मुझे बहुत कमज़ोरी है, ठीक है। एंड एक मेरे पास केस आया था, मैं उधर मंसूरा का, वो आंटी थी और उनको टाइफाइड हुआ था,
ठीक है। टाइफाइड के बाद जैसे टाइफाइड का ट्रीटमेंट वगैरह उन्होंने लिया और उसके बाद इतनी ज़्यादा उनके अंदर, क्योंकि एलोपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं उसका वो तो ऐसी इतनी हैवी डोजेज होती हैं, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि वो बेड से उठना भी उनका मुश्किल हो गया था और भूख बिल्कुल ही मर गई थी। खाने को बोलती मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता, पानी पीने को भी मन नहीं होता मेरा, बस बिस्तर पे पड़े रहते थे सारा दिन ना। तो उनके बेटे थे, उनका ट्रीटमेंट चलता था उनके और उनकी वाइफ का, तो वो लेके गए थे उनसे, बस फ़ोन पे मेरे से बात करवाई थी। तो उनको मैंने आर्सेनिक की सिर्फ 1 डोज दी थी और वो एकदम मतलब बोलते हफ्ते के अंदर में ही उन्होंने खाना पीना भी शुरू कर दिया और बॉडी में एक एनर्जी भी फील होने लग गई। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उसका। वो थे नारंगवाल के। An uneasiness comes in the early stage of disease, last but until the prostration become marked while lying in bed. At first he moves his whole body, moves himself in bed out of the bed, but the prostration becomes so marked it is able to move only his limbs until at last he becomes so weak. मतलब शुरुआत में तो इतनी रेस्टलेसनेस दिखेगी क्योंकि एनर्जी है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी प्रॉब्लम उसकी, दिन प्रतिदिन आगे वो निकलता जाएगा, तो उसके अंदर इतनी प्रोस्ट्रेशन आ जाएगी कि वो सिर्फ अपने लिम्स ही हिला पाएगा, क्योंकि वो एंग्जाइटी तो है ही मेंटल लेवल पे। ही बिकम्स सो वीक दैट ही इज नो लॉन्गर एबल टू मूव एंड ही लाइज इन perfect quiet in extreme prostration. Prostration takes the place of anxiety and restlessness and he appears like a cadaver. मतलब जैसे एक मुर्दा पड़ा हुआ है उस तरह की उसकी स्टेज पहुंच जाती है। तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे आर्सेनिक में तो बहुत रेस्टलेसनेस होती है, ये तो एकदम शांत पड़ा है, ये तो देख के लग नहीं रहा कि आर्सेनिक वाली स्टेज ही नहीं है, मगर ये भी एक स्टेज है उसकी कि वो एक इस कंडीशन में भी पहुंचता है क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई सारी बॉडी की। सो रिमेंबर दैट दीज स्टेट्स ऑफ एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस गो टूवर्ड्स द कैटावेरिक एस्पेक्ट्स टूवर्ड डेथ। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ये स्टेट्स हैं, तो हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को ना देखें, हम पूरा उसका एज अ होल उसको हमने देखना है कि वो पहला कैसे था और अभी कैसे है। सिर्फ प्रेजेंट का ना देखो, पिछला भी पूछो उसका। ठीक है, जैसे हम लोग जब केस लेते हैं ना, तो जैसे प्रिडिक्टिव में हमको बताते थे कि आप अभी की जैसे ले रहे हो जो कंडीशन, जैसे अगर पेशेंट सिफिलिस में चल रहा है ना, तो सिफिलिस में उसमें रेज दिख रहा है और एंग्विश है बहुत ज़्यादा, या फिर तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है और उसके अंदर बहुत बदले की भावना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, तो सिर्फ वो मत लो, आप उसका बचपन भी लो कि वो सोरा में कैसा था। ठीक है, तो कई मेडिसिन ऐसी हैं जो पहले बहुत अफेक्शनेट थी और बाद में जाके ऐसी हो जाती हैं, है ना, तो वहाँ से वो दोनों को लिंक करो, फिर जाके आपकी परफेक्ट मेडिसिन निकल के आएगी। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत पहले अच्छी थी और बहुत बाद में जाके ऐसी हो जाती हैं, तो वो आपको लिंक करना ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही ऐसे होते हैं, जैसे मर्क है वो शुरू से ही झगड़ालू होता है, शुरू से ही ऐसा होता है, मगर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो शुरू में ठीक होती हैं मगर बाद में जाके वैसी बन जाती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वो लिंक करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज सीन फॉर इंस्टेंस इन द टाइफाइड वेयर आर्सेनिक, देखो टाइफाइड का भी आ गया, आर्सेनिक इज इंडिकेटेड एट फर्स्ट देयर इज दैट एंशियस रेस्टलेसनेस विद फियर बट द इंक्रीजिंग वीकनेस टेंड्स टुवर्ड्स प्रोस्ट्रेशन। आर्सेनिक इसमें बहुत अच्छा, आर्सेनिक और चाइना 2 दवाइयाँ टाइफाइड के बाद जो बहुत वीकनेस रह जाती है उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, दोनों के सिम्टम्स काफ़ी मिलते जुलते भी हैं। बर्निंग, अब इसकी बर्निंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया उन्होंने, बर्निंग इन द ब्रेन विच मेक्स हिम वॉन्ट्स टू वॉश हिज हेड इन कोल्ड वाटर। सर में इसके गर्मी, जैसे ब्रेन में उसको हीट फील हो रही है, तो उससे क्या, उसको किस चीज़ से रिलीफ मिलता है कि ठंडे पानी से वो धो ले उसको। सेंसेशन ऑफ हीट इन इनर हेड विद पल्सेशन is ameliorated with cold bathing, but where there is rheumatic state that affects the scalp and outward nerves and there is burning, the burning then is ameliorated by heat. ठीक है, ये इसका डिफरेंट है ना कि सर पे इसको ठंडा चाहिए और वैसे इसको हीट से एम्लोरेशन है, ये चीज़ इन्होंने इसमें बताई है। स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मेडिसिन रिलीफ ऑफ ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम रैपिंग अप एंड फ्रॉम वार्मथ इन जनरल एंड रिलीफ ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द हेड बाई कोल्ड। ठीक है, पूरी बॉडी में तो इसको रैप चाहिए और वार्म एप्लीकेशन से एम्लोरेशन है, मगर जो इसका सर है उस पर इसको ठंडे से आराम मिलता है। एक्सेप्ट द एक्सटर्नल कंप्लेंट्स ऑफ द हेड विच इज़ बेटर फ्रॉम हीट एंड फ्रॉम रैपिंग अप। एक्सटर्नल कंप्लेन जो सर की एक्सटर्नल कंप्लेंट है वो बेटर होती है हीट से और रैपिंग अप से, मगर जो इंटरनल कंप्लेन है इसकी, जो अंदर से इसको हीट फील हो रही है, वो इसको ठंडे से आराम मिलेगा। तो ये इसका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें और यही इसका स्पेसिफिक भी है। न्यूरैल्जियाज ऑफ द फेस, आइज, एवर वाइज आर बेटर फ्रॉम हीट। ठीक है, और सारी चीज़ें इसकी हीट से एम्लोरेट हो रही हैं। बर्निंग फेल्ट इन स्टमक, बर्निंग ब्लैडर इन द वजाइना, इन द लंग्स। ठीक है, हर जगह पे इसको बर्निंग फील होती है, ब्लैडर में, वजाइना में, स्टमक में, लंग्स में, हर जगह बर्निंग फील होती है। इट फील्स एज इफ कोल ऑफ फायर वर इन द लंग्स एट टाइम, जैसे कोई जलता हुआ कोयला रखा हुआ है, ऐसी बर्निंग होती है उसको। When gangrenous inflammation is threatened and in certain stages of pneumonia there is burning with itching। ठीक है, गैंग्रीनस कंडीशन और निमोनिया वाली कंडीशन कुछ सर्टेन स्टेज होती है निमोनिया की, जिसमें इसमें बर्निंग के साथ इचिंग है। एंड ही स्क्रैचेज अंटिल द स्किन इज रॉ एंड देन बर्न, मतलब
उसको स्क्रैच करता रहेगा जब तक वो रॉ और बर्न ना होने लग जाए. ऑल नाइट द इचिंग एंड बर्निंग अल्टरनेशन, बर्निंग फॉर ए मिनट व्हेन ही स्क्रैचेस it until it is raw, but soon the itching begins again and it seems that he has no rest. ठीक है, खारिश करता रहेगा बार बार, मतलब जब तक वो पूरी तरह से रॉ और वो ना हो जाए स्किन उसकी. ठीक है, फिर इसका जो पैथोलॉजिकल डिस्पोजिशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे. इसके सिक्रीशंस कैसे होते हैं. तो हमने पहले भी पढ़ा था इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो कैसे होते हैं. पुट्रिड होते हैं, हाँ, पुट्रिड होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, एक्रिड होते हैं, है ना, और स्कैंटी होते हैं. ठीक है, तो एक्रिड दे एक्सकोरिएट द पार्ट्स. एक्रिड होते हैं तो जहाँ से भी, जैसे नोज भी, अगर नोज से जो आएगी, नोजी आएगी, उससे पूरे यहाँ का इसकी स्किन छिल जाएगी, है ना. आइज से भी अगर कोई लैक्राइमेशन हो रही है इसकी किसी डिजीज की वजह से, तो वो यहाँ की स्किन रेड हो जाएगी थोड़ी सी, है ना. तो एक्सकोरिएट कर देती है पार्ट को. अगर ल्यूकोरिया भी हो रहा है इसको, तो वो ल्यूकोरिया वेजाइनल एरिया जो है इसका पूरा बर्न करेगा और ऐसा फील होएगा, इची फील करेगा, है ना, और बर्निंग होएगी साथ में. एक्सकोरिएट द पार्ट्स कॉजिंग बर्निंग. Eyes, nose, discharge, acrid, redness around the parts, all fluids from various orifices. जितने भी orifice से जो भी fluid निकल रहा है वो सारे ऐसे ही होंगे उसके, acrid और excoriate करेंगे. Ulcers, burning, thin, bloody discharge. ठीक है, burning होएगी ulcers में, bloody discharge होएगा. Excoriate the parts around about and odor कैसा होगा, putrid होगा. ठीक है, स्टूल भी इसका कैसा होगा, पुट्रिड होगा. लाइट डिकम्पोज्ड फ्लैश, पुट्रिड ब्लड. ठीक है, जैसे सड़ा हुआ मांस होता है ना वैसा, और ब्लड आएगा, उसमें भी स्मेल होगी. द डिस्चार्जेस ऑफ मेंसेस, ल्यूकोरिया, फीसेज एंड यूरिन, ऑल एक्सपेक्टोरेशंस आर पुट्रिड. ठीक है, सारे इसके स्मेल लाइक डिकम्पोज फ्लैश, जैसे सड़ा हुआ मांस होता है वैसी स्मेल होती है इसकी. ठीक है, ये हो गया हमारा पैथोलॉजिकल डिस्पोजिशन इसका. फिर जनरल डिस्पोजिशन कैसा होता है इसका आर्सेनिक का. आर्सेनिक प्रोड्यूसेस टेंडेंसी टू ब्लीडिंग. ठीक है, हेमरेजिक टेंडेंसी इसकी भी है, जैसे हमारे फॉस्फोरस में है, लेक्सिस में है ना. तो इसमें भी ऐसे ही है, बहुत जल्दी ब्लीड होने लगता है, ब्लीड्स इजीली. वॉमिटिंग, अब जैसे किसी को कफ कोल्ड हुआ है तो कई लोग आके बताते हैं ना हमको खून आ रहा है साथ में स्पुटम के साथ, है ना, डिस्चार्ज जो हो रहा है वो ब्लडी हो रहा है, तो बहुत जल्दी से इसमें ब्लीडिंग होने लगती है. वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, कई बार वॉमिटिंग आती है लोगों को ब्लड की. ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स एंड थ्रोट, इन्फ्लेमेशन, हेमरेज फ्रॉम द बवल्स, किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, एनीवेयर दैट म्यूकस मेम्ब्रेन है. जहाँ जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे हेमरेज की टेंडेंसी है. देयर में भी हेमरेज. हेमरेज ऑफ ब्लैक ब्लड एंड डिस्चार्जेस दैट आर ऑफेंसिव. ठीक है, इसका कैसा होगा, हेमरेज जो ब्लड होएगा उसका करेक्टर कैसा होगा, रेड की बजाय थोड़ा सा डार्किश, ब्लैकिश, ब्राउनिश होएगा, और बहुत ऑफेंसिवनेस होएगी साथ में. गैंग्रीन वगैरह में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है. तो गैंग्रीन एंड सडन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक गैंग्रीनस. ठीक है, आर्सेनिक गैंग्रीन इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, ज़्यादातर इसके गैंग्रीन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, इंटरनल ऑर्गन्स में. मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन, कैंसरस, उसमें भी बहुत यूज़ की जाती है आर्सेनिक. मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन, इरिसिप्लेटस इन्फ्लेमेशन. No matter how you look upon the condition, no matter what it is called, it is a sudden inflammation that tends to produce malignancy in the part it belongs to arsenic. ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता कि कैसी क्या कंडीशन है, कुछ मैटर नहीं करता कि ये एकदम सडन इन्फ्लेमेशन है, और कई बार क्या होता है एकदम से मैलिग्नेंसी प्रोड्यूस करता है ये. तो यहाँ पे हम आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं. इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, एकदम से मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कैंसरस कंडीशन में पहुंच गई प्रॉब्लम. इन्फ्लेमेशन विल गो ऑन इन द बाउल्स फॉर ए फ्यू डेज. ठीक है, अटेंडेड विद ए हॉरिबली ऑफेंसिव डिस्चार्ज, वॉमिटिंग ऑफ क्लॉट्स ऑफ ब्लड, ग्रेट बर्निंग इन द बाउल विद टिम्पैनेटिक कंडीशन. टिम्पैनेटिक की देखना जरा मीनिंग क्या होती है डिक्शनरी. Inflammation will go on in the bowels for a few days attended with a horribly offensive discharge, vomiting of clots of blood, great burning in the bowel with tympanitic condition. वही मतलब बॉवल इतना ज़्यादा उसका गैस से उससे इतना टाइट हो गया कि वो टिम्पेनेटिक कंडीशन में पहुंच गया, एकदम स्किन उसकी पतली हो गई, है ना. तो यू मस्ट ऑलमोस्ट लुक अपॉन दिस एज ए गैंग्रीनस इन्फ्लेमेशन, सो वायलेंट, सडन एंड मैलिग्नेंट इट इज़. ठीक है, एकदम से सडनली ये चीज़ें होंगी. और एंग्जाइटी, प्रोस्ट्रेशन, फियर ऑफ डेथ, चिलीनेस, पेशेंट वांटिंग टू बी कवर्ड वार्मली. ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें. इन्फ्लेमेशन ऑफ बॉवल रिलीव्ड बाय हीट. ठीक है, हीट से उसको आराम भी मिलता है और बर्निंग होती है, ये भी इसका बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है. ऐसे ही सेम ये सारी चीज़ें हमको सीकल कॉर में भी देखने को मिलती हैं. सीकल कॉर मेडिसिन है ना,
उसमें भी बहुत ऑफेंसिवनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, टिम्पेनेटिक कंडीशन उसमें भी होती है, अल्सरेशन, प्रोस्ट्रेशन, ऑफेंसिवनेस और एक्सपेल्शन ऑफ ऑफेंसिव क्लॉट्स एंड बर्निंग, उसमें भी बहुत डार्क ब्लड निकलता है सीकल कॉर में। बट द सीकल कॉर पेशेंट्स वांट्स टू बी अनकवर्ड, ये बस डिफरेंस है दोनों में। उसमें जो है वो कवर्ड करना चाहेगा आर्सेनिक, और ये जो है सीकल कॉर वाला जो है ये हमेशा अनकवर्ड करना चाहेगा अपने आप को। ये डिफरेंस है, यहाँ से आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। वॉन्ट्स थिंक कोल्ड, वॉन्ट्स द विंडो ओपन, ये हमारा सीकल कोर का है, ठीक है। कोल्ड चाहिए उसको और ओपन चाहिए, ओपन एयर। तो सीकल कोर वॉन्ट्स कोल्ड एंड आर्सेनिक वॉन्ट्स हीट, ये डिफरेंस है दोनों में। तो ऐसे ऐसे करके ना इन्होंने बीच बीच में हर मेडिसिन के साथ डिफ्रेंशिएशन भी बताई है, जहाँ पे फिजिकल जनरल इसके साथ मैच हो रहा है ना, उसको इन्होंने थोड़ा सा उसके साथ भी बताया हुआ है, कंपैरिजन भी बताया हुआ है सारा। वायलेंट रैपिड इन्फ्लेमेशन इन ब्लडर, लिवर एंड लंग्स, जहाँ पे भी आपको इस तरह का कोई केस देखने को मिले ना कि मतलब 1 महीने के अंदर में एकदम डायग्नोस हो गया, कैंसर हो गया इनको, है ना, तो और मतलब सारे सिम्टम्स भी ऐसे ही हैं, इन्फ्लेमेशन हुई, फिर गैंग्रीनस कंडीशन हो गई, फिर कैंसर डिटेक्ट हो गया, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो अगर इनके सारे सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो। वायलेंट रैपिड इन्फ्लेमेशन इन ब्लैडर, लिवर एंड लंग्स। मेंटल सिम्टम्स इसके एंशियस, रेस्टलेस, डिलीरियम, इंसैनिटी, इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस ऑफ, सबसे पहले क्या होगा, एंशियस रेस्टलेस होएगा, एंग्जाइटी आएगी, उसमें रेस्टलेसनेस दिखेगी, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ के गो टुवर्ड्स डिलीरियम एंड इंसैनिटी में कन्वर्ट होएगा। व्हेन इट इन्वॉल्व डिस्टर्बेंस ऑफ इंटेलेक्ट एंड विल, और इसके बाद फिर उसके इंटेलेक्ट और विल में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएगी। ही थिंक्स ही मस्ट डाई, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अब मर जाऊंगा, ठीक है। थर्स्ट को अगर हम देखें तो आर्सेनिक की थर्स्ट हमने कैसी देखी थी, सिप ऑफ वाटर चाहिए उसको, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, और एक टाइम पे जाके उसकी थर्स्ट अनक्वेंचेबल हो जाती है, वायलेंट अनक्वेंचेबल थर्स्ट। तो और जो हमारा ब्राइनिया है, ब्राइनिया की थर्स्ट कैसी है, लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा पानी पीता है वो, पूरा जैसे ग्लास भर के, ये थोड़ा थोड़ा सा पिएगा। इसको बस ये है कि इसके लिप्स, अभी आगे हम देखेंगे इसकी हीट और चिल और स्वेट स्टेज में थर्स्ट कैसे चेंज होती है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है प्रॉपर। थॉट ऑफ डेथ एंड ऑफ इनक्यूरेबिलिटी ऑफ हिज कंप्लेंट्स, उसको लगता है कि उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो इनक्यूरेबल हो गई है ना, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, और उसकी वजह से थॉट ऑफ डेथ। टॉर्मेंटेड विथ थॉट्स, इसके अंदर इतनी एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ें आ जाती है ना कि वो जो थॉट्स है ना वो उसको टॉर्मेंट करने लग जाती हैं, उसको सताने लग जाती है। टॉर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, टॉर्मेंट करना मतलब सताना, है ना, तो वो टॉर्मेंट करने लग जाती हैं, मतलब वो परेशान हो जाएगा, बोलते हैं मैं इतना, मतलब इन चीज़ों से मैं पक चुका हूँ, मतलब इस तरह से उसकी थॉट्स उसको टॉर्मेंट करना शुरू कर देंगी। दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ हिज एंग्जाइटी। व्हेन टॉर्मेंट विथ थॉट्स ही इज़ एंग्शियस। इन द डिलीरियम ही सीज ऑल काइंड्स ऑफ वर्मिन इन हिज बेड। डिलीरियम स्टेज में उसको कैसा फील होता है, ये मेरे जो दादी माँ थे ना उनके साथ भी हुआ था, जब लास्ट स्टेज में वो पहुंच गए थे तो बोलते थे कि मेरे मतलब बॉडी पे ये चल रही हैं, चींटियाँ चल रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, इसको निकाल, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे ऐसे फेंकते थे, कुछ होता ही नहीं था, कुछ नहीं होता था। बोलते थे बेड पे मेरे सारे कीड़े हैं, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, साफ करो, बिस्तर झाड़ो, बार बार मम्मी फिर करते थे। मम्मी को पता था कुछ नहीं होगा, फिर भी मम्मी उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए ना वो चीज़ें करते थे। तो ये इस तरह की स्टेज आती है इनकी। इन द डिलीरियम ही सीज ऑल काइंड्स ऑफ वर्मिन ऑन हिज बेड, कीड़े मकोड़े उसके पूरे बेड। पिक द बेड क्लोथ्स एंड डिलीरियम ड्यूरिंग स्लीप। अनकॉन्शियसनेस, मेनिया, विम्परिंग एंड ग्नैशिंग टीथ, ठीक है। पिन, जैसे विम्परिंग में क्या करते हैं, पिन पिनाना जैसे बोल देते हैं ना, वैसे विम्परिंग करते रहेंगे, और दांत को ग्नैशिंग टीथ, है ना, इस तरह की कंडीशन डिलीरियम में आपको देखने को मिलेगी। लाउड मोर्निंग एंड वीपिंग, कहराना, है ना, तेज तेज कहराना, रोना। लेमेंटिंग, लेमेंटेशन, ठीक है। लेमेंटिंग मतलब क्या बोल देते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं जैसे रोना, एक तरह से अपने बीमारी का रोना रोना, इस टाइप से देखना हिंदी मीनिंग क्या लेमेंटिंग का। लेमेंटेशन, डिस्पेयर ऑफ लाइफ, विलाप करना, हाँ विलाप करना, तो अपनी बीमारी को लेकर उस चीज़ को लेमेंट करना बार बार, है ना। डिस्पेयर ऑफ लाइफ, है ना, डिस्पेयर मतलब वही उदासी, हताश हो जाना अपनी लाइफ को लेके। स्क्रीमिंग विद पेन्स, है ना, पेन की वजह से चिल्लाना। फियर ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द बेड, ही हाइड्स इन अ क्लोजेट, ठीक है। रिलीजियस इंसैनिटी, रिलीजियस इंसैनिटी आ जाएगी। डिल्यूजन, ही हैज़ सिंड हर डे ऑफ ग्रेस, ही हैज़ सिंड हर डे ऑफ ग्रेस, उसको ऐसा लगता है, इसका इस रुब्रिक का मतलब होता है, ये रुब्रिक है। डिल्यूजन, ही हैज़ सिंड हर डे ऑफ ग्रेस, मतलब उसने अपने जो डे ऑफ ग्रेस थे वो मतलब ख़त्म हो गया, वो डे ऑफ ग्रेस जो थे उसके, जो बहुत अच्छे दिन होते थे उसके, वो उसने क्या कर दिए, सिंड मतलब ही हैज़ सिंड मतलब उसने कुछ ऐसा पाप किया जिसकी वजह से वो डे ऑफ ग्रेस उसके ख़त्म हो गए, है ना। डिल्यूजन, ही हैज़ सिंड हर डे ऑफ ग्रेस। द biblical promises of salvation do not apply to her. There is no hopes for her. She
इज डूम्ड टू पनिश, मतलब उसको ऐसा लगता है मैंने कुछ बड़ा पाप कर दिया, कुछ गलती। एक इसमें वो भी है ना, डिल्यूजन क्रिमिनल ही इज, ऐसे करके भी है कि उसने बहुत गलत कुछ कर दिया है। ही हैज़ बीन थिंकिंग ऑन रिलीजियस मैटर्स अंटिल शी इज इंसेन, मतलब इतना ज़्यादा वो रिलीजियस मैटर, फैनेटिज्म भी हमने देखा था इसका, उस कंडीशन तक चला जाता है। फाइनली शी इंटर्स इनटू ए मोर कंप्लीट इंसेन स्टेट ऑफ ट्रंक्विलिटी साइलेंट विद एवर्जन टू टॉक। फिर ये सारी कंडीशन से होते होते वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो ट्रंक्विलिटी वाली स्टेज में पहुंच जाता है। ट्रंक्विलिटी मतलब शांत एकदम, ट्रंक्विल, एक बार देखो इसकी हिंदी में नहीं, आनंद वाली स्टेज होती है ऐसे, शांति, शांति, शांति प्लस शांति, शांत अवस्था। ठीक है, तो इस स्टेज से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है वो, फिर ट्रंक्विलिटी में पहुंच जाता है, एकदम शांत, साइलेंट और एवर्जन टू टॉक, फिर उसको किसी से बात करने का मन नहीं करता। एक्यूट स्टेज में आर्सेनिक थर्स्ट फॉर आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी पीने का इनको होता है थर्स्ट, फॉर ओनली एनफ टू मॉस्ट इन द माउथ, बस इतना कि उसका जीभ जो है वो मुंह जो है उसका थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, इतना ही चाहिए उसको। और देयर इज थर्स्ट फॉर वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज एंड येट इट डज नॉट क्वेंच द थर्स्ट, but this thirst stage goes on another in which there is aversion to water and hence we see that in chronic disease arsenic is thirstless। मतलब शुरुआत में इसको कैसी थर्स्ट होती है, सिप सिप वाली, जो बस उसके माउथ को गीला कर दे, फिर एक टाइम पे वो अनक्वेंचेबल थर्स्ट पे भी जाता है और एक टाइम पे जाके बिल्कुल थर्स्टलेस हो जाता है क्रॉनिक स्टेज में। ऐसे अगर हम क्रॉनिक केस में देखते हैं तो इसको चिली थर्स्टलेस में लेते हैं हम ज़्यादातर, आर्सेनिक को चिली और थर्स्टलेस। इट इज़ इन अ केस ऑफ मेनिया इन द क्रॉनिक state he is tranquil, but in earlier stage in order to be an arsenic case he must have gone through the arsenic restlessness and anxiety and fear। हाँ, क्रॉनिक केस में ये कहाँ पे पहुंच गया था, ट्रंक्वाइल स्टेज में पहुंच गया था, मगर अर्लियर स्टेज में अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा होता है रेस्टलेस, एंग्जाइटी, फियर, और वही एंग्जाइटी, फियर और रेस्टलेस वाला बंदा बिल्कुल लास्ट में जाके ट्रंक्वाइल स्टेज में भी पहुंच जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कोई इमेज नहीं बनानी, अगर आपको ट्रंक्वाइल स्टेज में आएगा आपको वहाँ पे वो कॉकुलस भी लग सकता है, ओपियम लग सकता है ना, जो शांत मेडिसिन हैं, कॉकुलस, ओपियम, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो लग सकता है, मगर उसका पहले कैसा था वो चीज़ पूछना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ को फिर कनेक्ट करके आप सही मेडिसिन तक पहुँच सकते हो। और इसमें क्या क्या फियर कौन कौन से हैं, फियर ऑफ अलोन है, समथिंग इज गोइंग टू इंजर हिम, उसको ये लगता है कोई इसको इंजर कर देगा। फियर ही ड्रेड्स सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड से उसको फियर है कि अकेला रह जाएगा। वांट्स कंपनी बिकॉज इन कंपनी ही कैन टॉक एंड पुट ऑफ द फियर, बट एज इन इंसेनिटी इंक्रीजेज ही फेल्स टू अप्रिशिएट कंपनी एंड द फियर कम्स इन स्पाइट ऑफ इट। कंपनी उसको इसलिए पसंद है क्योंकि उसको लगता है कि उसका फियर जो है वहाँ पे कम होएगा, बातचीत करेगा। मगर जब इंसेंटिव वाली स्टेज में ये पहुँचता है, जब इंसेंटिव उसकी इंक्रीज होती है, ही फील्स टू अप्रिशिएट कंपनी, फिर उसको कंपनी नहीं चाहिए, एंड द फियर कम्स इन स्पाइट ऑफ इट, और उसकी जगह पे वो फियर आ जाता है, उसकी जगह पे वो फियर आ जाता है। तो ये उसकी मतलब उसको कंपनी चाहिए भी, और एक टाइम पे आके उसको कंपनी नहीं भी चाहिए। कंपनी भी बस इसलिए चाहिए क्योंकि उसके फियर उससे थोड़ा सा हो जाता है। ही हैज़ ए वॉलेंट इंक्रीज of his fear, horror in the dark and many complaints come on in the evening as darkness is coming on। ठीक है, जब फियर ऑफ डार्क भी है और मिड डे मिड नाइट भी है इसको, तो और जैसे ही इवनिंग होने लगेगा, जैसे जैसे अंधेरा आने लगेगा, इसकी कंप्लेंट्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। पीरियोडिसिटी भी हमने देखा था इसका, ट्यूबरकुलाइनम और चाइना भी इसके साथ आती है पीरियोडिसिटी में। मैनी मेंटल एंड फिजिकल एट पर्टिकुलर टाइम पे इसको होता है, मेंटल और फिजिकल कंप्लेंट्स जो आएंगी। वाइल सम कंप्लेंट्स पेन वर्स इन द मॉर्निंग, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो इसको मॉर्निंग में एग्रवेट करती हैं। मीटिंग एक्विटेंसेस बिकॉज ही इमेजिन्स ही हैज़ फॉर्मली ऑफेंडेड देम। ठीक है, ये उनको ऑफेंड कर देगा, इसलिए उनको उनसे नफरत से कि उनको उनके पास जाना ही नहीं चाहता है। ठीक है, फिर है इसका डिस्निया। ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, कार्डियक डिस्निया, अस्थमा। आप देखो जब आप एंजाइटी में होते हो, टेंशन में होते हो, तो आपको ऐसे भी सांस लेने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स उसमें आएंगे। एग्रीवेशन इवनिंग इन बेड आफ्टर मिड नाइट। ठीक है, फियर ऑफ डेथ, कोल्डनेस, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट वाली हमारी और भी वो दवाई है, वेरेट्रम एल्बम है ना, कैम्फर है। ठीक है, ये सारी के साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एंजाइटी लाइक वन हु हैज़ कमिटेड मर्डर। ठीक है, उसको ऐसा लगता है जैसे मतलब इतनी ऐसी एंजाइटी होती है जैसे लगता है कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है, ऐसी एंजाइटी होती है। एंजाइटी दैट ऑफिसर्स आर कमिंग आफ्टर हिम एंड वॉचेस टू सी इफ दे आर कमिंग इन टू अरेस्ट हिम। ठीक है, उसको ऐसा फील होता है जैसे मतलब ऐसी एंजाइटी होती है जैसे लगता है जैसे कोई उसने मर्डर कर दिया और उसको ऑफिसर्स उसको अरेस्ट करने आ रहे हैं,
इस तरह की मतलब उसकी घबराहट देखने को मिलेगी आपको। सम अनयूजुअल एविल इज गोइंग टू हैपन, कुछ ऐसा हो जाएगा जो अनयूजुअल हो। हैपन टू हिम, ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग टेरिबल टू हैपन। इरिटेबल, डिस्करेज, रेस्टलेस, ठीक है, इस तरह का होगा। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्राइट, इंक्लिनेशन टू कमिट सुसाइड। इन चीज़ों की वजह से फिर वो सुसाइडल कंडीशन में भी पहुंच जाता है। आर्सेनिक पेशेंट विद हिज मेंटल स्टेट इज ऑलवेज फ्रीजिंग, hovers around the fire, cannot get clothing enough to keep warm, a great suffering from cold, pale, waxy, in such invalids after they have had several unusual weak spells, this dropsical condition come on। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चिली है, ठीक है, गर्म कपड़े भी उसको कोई रिलीफ नहीं देते। और कैसी होती है स्किन इसकी? पेल, कोल्ड, वैक्सी। ड्रॉप्सिकल कंडीशन में बहुत अच्छी यूज़ की जाती है ये ड्रॉप्सिकल कंडीशन, जहाँ पे हमारे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वहाँ पे। आर्सेनिक इज फुल ऑफ पफिनेस, ड्रॉप्सी, इडमेटस कंडीशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जैसे हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। ड्रॉप्सी जब उसको आप टच करो, ऐसे दबाओ तो वो पिट बन जाता है, पिटिंग एडिमा बोल देते हैं जिसको हम, ठीक है। ड्रॉप्सी ऑफ दी शर्ट सैक्स और ऑफ दी कैविटीज़, जो अंदर हमारे बॉडी में जो सैक्स हैं या कैविटीज़ हैं, वहाँ पे इसकी ड्रॉप्सिकल कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो वहाँ पे आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो। स्वेलिंग अबाउट द आईज, स्वेलिंग ऑफ फेस सो डैट इट पिट्स अपॉन प्रेशर, ठीक है, जब हम उसको दबाएंगे स्वेलिंग को तो पिट्स बनेंगे उस पर। आर्सेनिक स्वेलिंग स्पेशली रिलेटेड टू द लोअर आईलिड देन अपर। लोअर आईलिड में आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, जो हम पढ़ते थे ना उसमें भी, काली कार में पढ़ते थे, अपर काली कार में स्वेलिंग अपर आईलिड में दिखाई देती है ना, और इसमें हमारे आर्सेनिक में लोअर आईलिड में है, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आर्सेनिक का जो हेडेक होता है वो कैसा होता है? पीरियोडिसिटी होती है उसमें भी। मलेरियल इन्फेक्शन के दौरान हेडेक हो रहा है, एवरी 1 डे, 4th डे, 7th डे, एवरी 2 वीक्स, ये पीरियोडिसिटी है। कोल्ड से एम्लोरेशन इन हेड कंप्लेंट, हेड कंप्लेंट्स में उसको कोल्ड से एम्लोरेशन है, ठंडी चीज़ों से। फास्फोरस में क्या होता है? फास्फोरस भी काफ़ी मिलती जुलती हमको लगती है, क्योंकि फास्फोरस में भी बर्निंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है उसमें भी। स्टमक में ना बोलते हैं ना, जैसे ही वो गर्म पानी पीता है वो पेट तक पहुँचता है वो वॉमिट कर देता है। तो कंप्लेंट्स ऑफ स्टमक एंड हेड आर बेटर फ्रॉम कोल्ड। जो हमारा फास्फोरस है उसमें कोल्ड से उसको आराम है। और ही वॉन्ट्स कोल्ड एप्लीकेशन अपॉन द हेड विद हेड सफरिंग एंड वॉन्ट्स कोल्ड थिंग्स इन द स्टमक कंप्लेंट्स, बट इन ऑल कंप्लेंट्स ऑफ द बॉडी ही इज एम्लोरेटेड बाई हीट। इसमें क्या है, जो स्टमक की कंप्लेंट्स हैं वो इसको ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। गर्म पानी तो ये बिल्कुल भी नहीं पी सकता, फास्फोरस बोलते हैं, जैसे पेट में पहुंचा वो वोमिट कर देता। तो इसको जो स्टमक कंप्लेंट्स है, हेड कंप्लेंट्स है, वो सारी इसको कोल्ड एप्लीकेशन से आराम है। बट इन ऑल द कंप्लेंट्स ऑफ बॉडी ही इज एम्लोरेटेड फ्रॉम हीट। अगर हम ऐसे देखें, चिली है फास्फोरस भी, ऐसे अगर हम देखें जनरल तो वो हीट से एम्लोरेटेड है। तो हमारा आर्सेनिक में जो है हेडेक कोल्ड से एम्लोरेशन है, रूमेटिज्म में वार्म से एम्लोरेशन है, अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट इसमें बहुत ज़्यादा है, अल्टरनेट करते हैं जो सिम्टम्स। समटाइम्स डिजीजेज इन द बॉडी, द रेमेडी कवर्स द होल फीचर इन अल्टरनेशन ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे कोई पेशेंट है, उसके प्रेशर पड़ रहा है हेड पे, टॉप ऑफ द हेड पे, पुट वेट अपॉन द हेड, कुछ हैवी रखने पे उसको आराम मिल रहा है कांस्टेंट, और उसके साथ साथ जैसे ही वो मतलब पहले उसको हेडेक हो रहा है, उस दिन रात तक वो हेडेक है, और अगले दिन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग कांस्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, मतलब पहले हेडेक हो रहा था, फिर वो हेडेक ठीक हो गया, फिर वो यूरिनेशन वाली प्रॉब्लम, उसकी अर्जिंग टू यूरिनेट वाली प्रॉब्लम उसको शुरू हो गई, इरिटेबल ब्लैडर। तो इसमें हम क्या है हमारा अल्टरनेटिंग अल्ट्रेशन विथ पेन ऑन द टॉप ऑफ द हेड एंड इरिटेबल ब्लैडर, ठीक है। तो इसमें हमारे एल्यूमिन है एक मेडिसिन, एल्यूमिना एक अलग है, एक एल्यूमिन अलग है मेडिसिन, ये उसका सिम्टम बताया। तो ये एग्जाम्पल बताया उन्हें कि अल्ट्रेशन ऑफ सिम्टम क्या होता है। इन मैनी एंटीसोरिक रेमेडीज वी हैव एन अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, ऑलवेज हंट टू प्रिस्क्राइब विच कवर्स बोथ स्टेट। अब हम क्या करते हैं ना, कई बार हमको जब अल्ट्रेशन ऑफ स्टेट वाली कोई सिम्टम्स मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कोई एक सिम्टम को लेके मेडिसिन दे देते हैं, तो वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, एक्यूरेट नहीं होती। दोनों अल्टरनेटिंग स्टेट, जो मेडिसिन दोनों स्टेट को कवर कर रही हो वो मेडिसिन आप दोगे, तब आपकी सही से मिनिमम होगी। तो यही इन्होंने बताया, ऑलवेज हंट टू प्रिस्क्राइब विच कवर्स बोथ स्टेट, अदरवाइज यू डिसअपॉइंटेड। इन आर्सेनिक द हेड सिम्टम्स अल्टरनेट विथ फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम अल्टरनेट विथ फिजिकल सिम्टम, ये सब हमारे आर्सेनिक के। मेंटल, कभी मेंटल सिम्टम आ रहे हैं, कभी फिजिकल आ रहे हैं, कभी मेंटल, कभी फिजिकल। पोडोफाइलम में कैसा होता है, हेडेक अल्टरनेट विथ डायरिया, ठीक है, ये पोडोफाइलम का अल्टरनेटिंग सिम्टम है। आर्निका में क्या होता है, मेंटल सिम्टम अल्टरनेट विथ यूट्राइन का सिम्टम, मेंटल सिम्टम और उसके साथ यूट्राइन सिम्टम, यूट्रस से रिलेटेड, ठीक है, वो आर्निका का अल्ट्रेशन ऑफ सिम्टम। लुक लाइक आर्निका बट इन नाइट दोज आर गो अवे एंड मेंटल सिम्टम्स कम्स
माइंड बीइंग हैवी ग्लूमी एंड क्लाउडी। ठीक है, जैसे यूट्राइन सिम्टम है ना साथ में, तो मेंटल सिम्टम होएगा एक टाइम पे, माइंड कैसा होएगा, हैवी ग्लूमी क्लाउडी, और उसके साथ फिर अल्ट्रेशन में आपके यूट्राइन सिम्टम आ जाएंगे। आर्सेनिक का जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, किस तरह का करेक्टर होता है इसके हेडेक का, कंजेस्टिव, जैसे कुछ पूरा कंजेशन हो रखा है ऐसा फील करेगा, थ्रॉबिंग होएगी उसमें साथ साथ में, बर्निंग होएगी विद एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, हॉट हेड, रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, वर्स फ्रॉम लाइट। ठीक है, जरा सी भी लाइट उसको बर्दाश्त नहीं होगी, जैसे हमारे माइग्रेन में होती है ना, थ्रॉबिंग इंटेंसिफाइड फ्रॉम मोशंस एंड ऑफन अटेंडेड विद ग्रेट रेस्टलेसनेस फोर्सिंग हिम टू प्लेस फ्रॉम ग्रेट एंग्जाइटी। हेडेक आर अटेंडेड विद नॉजिया वॉमिटिंग। ठीक है, नॉजिया वॉमिटिंग वही मतलब सारे माइग्रेन वाले सिम्टम्स ही हैं। तो इस तरह की अगर सिम्टम आपको दिख रहा है माइग्रेन वाला, और उसके साथ उसके अंदर रेस्टलेसनेस है, एंग्जाइटी है, कोल्ड से एम्लोरेशन है, और लाइट से एग्रेवेशन है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, लाइट वगैरह से तो कॉमन होता है उसमें माइग्रेन में ना, तो वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप उसका मेंटल सिम्टम देखो आर्सेनिक वाला अगर दिख रहा है कि नहीं, रेस्टलेसनेस वगैरह और बर्निंग, और उसको कोल्ड से एम्लोरेशन है, तो ये सारे सिम्टम अगर दिखेंगे तो आप आर्सेनिक से उसको ठीक कर सकते हो। हेडेक और नॉजिया वॉमिटिंग चलो हो ही गया। एवरी 2 वीक्स है, या पीरियोडिसिटी दिख रही है आपको कि हर 2 हफ्ते पे आ रहा है, या हर चौथे दिन आ रहा है, हर 7वें दिन आ रहा है, या हर 2 हफ्ते पे आ रहा है, तो वहाँ पे भी आप सोच सकते हो। एक्यूट में इसका थर्स्ट कैसा होता है, थर्स्ट फॉर सिप, मॉइस्ट इन द लिप। क्रॉनिक में थर्स्टलेसनेस, और हेड में एम्लोरेशन बाई कोल्ड वॉशिंग। ठीक है, अब नेट्राम्यूर जो है वो भी बहुत ज़्यादा पीरियोडिसिटी में इसके साथ मैच करती होती है, तो पीरियोडिसिटी नेट्राम्यूर में भी है और हेडेक भी है उसमें बहुत ज़्यादा, है ना, नेट्राम्यूर में। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कंजेस्टिव हेडेक होता है नेट्राम्यूर में भी फ्रॉम वॉकिंग, बिकमिंग हीटेड स्पेशली इन सन, इसमें बेसिकली सन से है एग्रेवेशन नेट्राम्यूर में। ठीक है, हीट, गर्मी लग गई, धूप तेज है, उससे इसको हेडेक होता है। आर्सेनिक में एग्रेवेशन है फ्रॉम लाइट एंड नॉइज, और एम्लोरेशन है लाइंग डाउन इन द डार्क रूम, लाइंग विद हेड ऑन 2 पिलोज, 2 पिलो के साथ लगा के उसको एम्लोरेशन। और एग्रेवेशन है आफ्टरनून 1 to 3 o'clock, नाइट, नॉजिया, प्रोस्ट्रेशन, डेडली वीकनेस, बस्टिंग हेडेक इन फीवर। ठीक है, ये सारा आर्सेनिक का है। और हमारा नेट्राम्यूर में क्या था, हीट से उसको एग्रेवेशन थी, सन हीट से, वो भी बेसिकली इसमें ये होता है। ठीक है, फिर इसका थर्स्ट थोड़ा सा बताया उन्होंने, डिस्क्राइब किया है। नो थर्स्ट ड्यूरिंग द चिल एक्सेप्ट फॉर हॉट ड्रिंक्स, ड्यूरिंग द हीट देयर इज थर्स्ट। जैसे अगर हम फीवर में देखेंगे तो 3 स्टेजेस होती है ना, चिल, हीट और स्वेट। ठीक है, 3 स्टेजेस होती है। पहले जब ठंड लग के उसको बुखार चढ़ता है, फिर जब वो पूरा हीट वाली स्टेज में होता है, और फिर उसके बाद जब उसका बुखार उतरता है तो स्वेट वाली स्टेज में होता है। ये 3 स्टेज में होता है। तो जब इसको चिल स्टेज में कैसा इसको है, नो थर्स्ट ड्यूरिंग द चिल एक्सेप्ट फॉर हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स बस चाहिए उस टाइम पे। ड्यूरिंग द हीट देयर इज थर्स्ट लिटिल एंड फॉर वाटर इनफ टू मॉइस्चन द माउथ, ये हो गया हीट वाले में, मीन्स नो थर्स्ट। ड्यूरिंग द स्वेट देयर इज थर्स्ट फॉर लार्ज, मोर थर्स्ट, मोर डिजायर टू वाटर। ठीक है, जब उसको स्वेट वाली स्टेज में आएगा तब उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट होएगा, बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, थर्स्टी हो जाएगा उस टाइम पे। और मोर थर्स्ट, मोर डिजायर टू वाटर। हेडेक में एम्लोरेशन बाई स्वेट, अगर हेडेक हो रहा है उसको और स्वेट स्टेज में जब वो पहुंचेगा तो उसका हेडेक आराम हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना पेशेंट्स कि जब मुझे बुखार आता है तो मेरा सर बहुत दर्द होता है, मगर जब मेरा बुखार उतरता है तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है, जब मेरे को पसीना आता है तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे आप सोच सकते हो आर्सेनिक के बारे में, है ना। हीट एंड चिल हेडेक इंक्रीज, हीट और चिल वाली स्टेज में उसका हेडेक इंक्रीज होएगा, स्वेट वाली स्टेज में उसका हेडेक ठीक हो जाएगा। ये बहुत पिक्यूलियर है इसका। कई बार क्या होता है ना, फीवर बहुत ज़्यादा है या बहुत प्रोस्ट्रेशन है और वो है, लेट आया हमारे पास पेशेंट, अगर शुरुआत में ही आ जाता है तब तो 1 डोज में ही काम हो जाता है एक्यूट में। मगर अगर रिपीटेशन का आपका है, लग रहा है कि ऐसी स्टेज है कि इसको बार बार टाइम, तो आप वाटर डोज दो उसको, वाटर में 1 डोज घोल ले वो, और उसको 1-1 घंटे पे भी ले सकता है, 10-10 मिनट पे भी, जैसी सीवियरिटी है उसके अकॉर्डिंग कर दो आप, है ना। तो उसमें जब मेरे पास कई बार जैसे किट वाले जो पेशेंट है ना, जिनके पास किट है, तो अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स लगती है मुझे तो मैं उनको यही बोलती हूँ, 1 डोज लीजिए, जैसे आर्सेनिक एल्बम देनी है, 1 डोज लीजिए, आधी कटोरी पानी में घोल लीजिए उसको, और उसको 1-1 घंटे पे 1-1 चम्मच पिलाते रहो, ऐसे कर लेते हैं। तो वो डोज एक ही गई है मगर उसका फ्रैक्शन हो गया, है ना। डिप्थेरेटिक मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट एज अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ आर्सेनिक एंड बिलोंग्स एज फार एज आई नो टू नो अदर रेमेडीज। पता है इसका मतलब कुछ? डिप्थेरेटिक मेम्ब्रेन, वही देखना उसमें क्या दिया है। डिप्थीरिया होता है ना, उसमें थ्रोट में वो बन जाती है, मेम्ब्रेन बन जाती है उसकी, इसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन कॉज अ रेंज ऑफ सिम्टम्स।
डिप्थेरिटिक हाँ मेम्ब्रेन, सोर थ्रोट हो जाता है, फीवर हो जाता है, थिक ग्रे वाइट कोटिंग हो जाती है थ्रोट में। डिप्थेरिटिक मेम्ब्रेन ऑफ द थ्रोट में बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ की जाती है। एंड बिलोंग एज फार एज आई नो टू नो अदर रेमेडीज। द एक्सुडेशन इन द थ्रोट इज लेदरी लुकिंग एंड श्रिवेल्ड। ठीक है, जो एक्सुडेशन निकल रहा है वो कैसा है, लेदरी, लेदर जैसा, और श्रिवेल्ड, श्रिंकल्ड सा जैसे उसका जो निकल रहा है वो। द श्रिवेल्ड मेम्ब्रेन इज नॉट अ श्योर इंडिकेशन फॉर आर्सेनिक, बट व्हेन आर्सेनिक इज इंडिकेटेड यू वुड बी likely to find this kind of membrane very malignant, very offensive, putrid and gangrenous। अगर वो मेम्ब्रेन जैसे दिख रही है आपको या निकल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आर्सेनिक हो, मगर उसके साथ अगर ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, लाइकली टू फाइंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेन वेरी मेलिग्नेंट है, अगर वो ऑफेंसिव है, प्यूट्रिड है और गैंग्रीनस है, तब आप वहाँ पे आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। और आर्सेनिक में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू स्मेल, टू टच, ओवर सेंसिटिव टू ऑल सेंसेस। सारे उसके जो एक्यूट सेंसेस जो हैं सारे एक्यूट हो गए एक तरह से। आई सिम्टम्स अगर हम लें, अब इसमें इन्होंने सारे फिजिकल जनरल बताए ना, तो सब ऑर्गन का बताया। आई सिम्टम में अगर हम लें, इन ओल्ड केस ऑफ सप्रेस्ड मलेरिया, कैटरल कंडीशन, ठीक है, नोज, आईज, कंजक्टिवाइटिस, डिस्चार्जेस, अल्सरेशन, ब्लडी डिस्चार्ज, ठीक है, एक्रिड डिस्चार्ज, बर्निंग बेटर फ्रॉम वॉशिंग इन कोल्ड वाटर, ऑल्सो बेटर बाई ड्राई हीट, स्मॉल लिटिल ग्रोथ, जैसे हम एक डायग्नोसिस हमने करते हैं ना, वहाँ आइज़ की जो टेरिजियन होता है, टेरिजियन में क्या होता है, अंदर जो हमारे वो एक ट्राइंगल टाइप का वो बन जाता है, पढ़ा है ना, नहीं याद, जैसे हमारे ये आइज़ है ना, ये हमारे अंदर पिपल हो गया तो ऐसे बनता है वो, ऐसे ढिल्ली सी बन जाती है, ट्राइंगल सी, हाँ ऊपर से दिखती है वो टेरिजियन। पढ़ना इसको उसमें बुक में पढ़ना। तो ये एक होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो इसमें भी ये बहुत अच्छी यूज़ होती है अगर सिम्टम्स सारे मैच कर रहे हैं। तो स्मॉल लिटिल ग्रोथ टेरिजियन, थ्रेटनिंग ब्लाइंडनेस, बैगी स्वेलिंग, बैग लाइक स्वेलिंग हो जाएगी आइज में, वैक्सी पेल फेस, ड्रॉप्सिकल कंडीशन, और लोअर लिड में हमने पढ़ाई था, लोअर लिड में इसमें स्वेलिंग होती है। फिर नोज़ में स्नीजिंग, कोराइजा विद इन्फ्लेमेशन, नेजल कैविटी, थ्रोट, लैरिंग, चेस्ट, इन सभी पे अफेक्ट करती है ये। कोल्ड में नोज, थ्रोट, होर्सनेस, ड्राइनेस, टिकलिंग, रेस्पिंग कफ, आर्सेनिक रेमेडी फॉर ओल्ड क्रॉनिक कैटरल कंडीशन ऑफ द नोज, और नोज ब्लीड्स ईजिली। अभी मेरे पास एक केस चल रहा है एक्यूट में, उनको कफ कोल्ड हुआ था और फीवर हुआ था, तो मैंने मतलब एक्यूट में ही आए वो मेरे पास, वैसे वो बोल रहे थे कि मैंने क्रॉनिक में भी लेना है, अभी बाद में लेंगे, तो अभी जब ये एक्यूट खत्म हो जाएगा उनका। तो उनको क्या हो रहा है ना, जैसे कोल्ड वगैरह होता है, जब फीवर वगैरह के लिए मैंने उनको आर्सेनिक ही दी, तो आर्सेनिक से क्या हुआ कि फीवर वगैरह ठीक हो गया, 102-3 फीवर आ रहा था उनको, कफ कोल्ड भी काफ़ी रिलीफ हो गया, मगर उनको ब्लीडिंग हो रही, रोज़ ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग हो रही है, जैसे जो भी रेशा निकल रहा है वो ब्लीडिंग वाला निकल रहा है, पूरा ब्लड से क्लॉटेड वाला। तो 2-3 दिन तक उनको वो चीज़ हुई। तो इस तरह की होती है इनके अंदर, ठीक है। और ओल्ड क्रॉनिक मतलब वो रेशा जमा होगा ना उनके अंदर, जब मेडिसिन दिया तो वो सारा निकल रहा है बाहर, ठीक है। तो इनमें हेमरेजिक टेंडेंसी होती है, तो उसकी वजह से वो वैसा रेशा निकल रहा है उनको। टेंडेंसी टू अल्सरेशन, ब्लड पॉइजनिंग ऑफ डाइसेक्टिंग वुंड्स, ठीक है, टाइफाइड फीवर और अदर जाइमोटिक स्टेट्स, पॉइजनिंग ऑफ क्योनिन लाइक सब्सटेंस दैट ब्रोक डाउन द ब्लड, स्टेब्लिश ए स्टेट ऑफ एनीमिया, ठीक है। एनीमिक कंडीशन में बहुत यूज होती है, ब्लड से रिलेटेड, वो हमने देखा ही था जब तुमने बताया कि सारी इसकी स्फीयर ऑफ एक्शन वहाँ पे बहुत है इसका। एनी डिस्चार्जेस कम्स आउट पेशेंट रिलीफ, कोई भी डिस्चार्ज जब इसका निकलेगा तो इसको, हाँ वो खुद बोल रहा था वो बंदा कि जब मेरे को वो सारा निकला ना रेशा ब्लड वाला, मेरे को तब से बहुत आराम फील हो रहा है। मैं अभी उसको कोरिलेट किया मैंने कि मेरे को बहुत आराम फील हो रहा है कि मतलब मैं तो बल्कि डर गई थी, उसने पूरा फोटो भेजी थी, पूरा टिश्यू में पूरा ब्लड लगा हुआ, मैं घबरा गई। मैंने बोला एक बार आप फिजिशियन को भी दिखा दो, ENT वालों को, कि कुछ प्रॉब्लम ना हो अंदर। तो बोलते ठीक है, तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने भी यही बोला कि मतलब रेशा है आपका, वो उसकी वजह से हेमरेज हो रहा है बार बार उसकी वजह से। तो वो उन्होंने ये चीज़ मेरे को बोली कि जैसे ही वो सारा निकला ना, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि कुछ मतलब अच्छा लाइट सा फील हो रहा है मुझे। तो यही है इसमें, जब डिस्चार्जेस निकलेंगे तो उसको पेशेंट को रिलीफ फील होएगा। रिटेनिंग सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड पॉइजनिंग, सप्रेस्ड ईयर डिस्चार्ज, जैसे कई बार क्या होता है ईयर से डिस्चार्ज हो रहा होता है तो डॉक्टर्स दवाइयाँ दे देते हैं, तो वो डिस्चार्ज सप्रेस्ड हो जाता है, मगर वो ठीक तो नहीं हुआ ना, वो अंदर ही है। सप्रेस्ड थ्रोट डिस्चार्ज, सप्रेस्ड लुकोरिया, तो जब हम आर्सेनिक देते हैं तो वो सप्रेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है, तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। टू हील अप अल्सर्स वेयर देयर दीज एक्सटर्नल ट्रबल्स गो, देयर इज एन एनीमिक स्टेट, पेशेंट वैक्सी पेल सिकली लुकिंग, कैटरल डिस्चार्ज कम्स आउट। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले वुमेन्स में, जैसे सप्रेस कर दिया लुकोरिया को,
और थिक ब्लडी वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, एनी सप्रेस डिस्चार्ज ईयर नोज एक्सेट्रा बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो जैसे हमने लेडीज़ में देख लिया, अगर हमने लुकोरिया को सप्रेस कर दिया या कोई भी डिस्चार्ज हो रहा था उसको हमने सप्रेस कर दिया, ईयर की, नोज़ की, कोई भी, तो उनमें हमारी क्या क्या दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो यूज़ की जाती हैं। आर्सेनिक है, सल्फर और कैलकेलिया, 3 रेमेडीज़ हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू अगर कोई चीज़ को डिस्चार्ज को सप्रेस किया जा रहा है तो उसमें ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, सल्फर, आर्सेनिक और कैलकेलिया। आर्सेनिक एंड लेकेसिस आर मेडिसिन दैट विल गो टू द कॉज एट वंस एंड एंटीडोट द पॉइजन। ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ होती है आर्सेनिक और लेकेसिस, एंटीडोट द पॉइजन। एक्सपेक्टोरेशन, जैसे हमारे उसमें भी पड़ी है ये मेडिसिन, दोनों शायद पड़ी हैं। फियर ऑफ बीइंग पॉइजनड है ना, आर्सेनिक भी है, लेकेसिस भी है मेरे ख्याल में, जिसमें मेडिसिन भी उनको लगता है कि उनको पॉइजन कर रही है। तो एक्सपेक्टोरेशन, एक्सकोरिएटिंग एंड रस्टी। ठीक है, कैसा होता है इसका एक्सपेक्टोरेशन, जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो कैसा होता है, एक्सकोरिएटिंग होता है, छिलने वाला पूरा, और रस्टी मतलब रेडिश सा, वो जैसे जंग वाला कलर होता है ना वैसा। आर्सेनिक ब्लीडिंग मेडिसिन है, हेमरेजिक है, ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन से ब्राइट रेड कलर, ब्लैकिश क्लॉट्स वाली ब्लड निकलता है, एक्सपेक्टोरेशन और ऑफेंसिव होता है। फिर हमारा स्टमक में क्या क्या क्रिएट करता है आर्सेनिक, है ना, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, स्पून फुल ऑफ वाटर वॉमिट, थोड़ा सा पानी भी पिएगा तो वॉमिट कर देगा, प्रोस्ट्रेशन, एंजाइटी, ड्राई माउथ, वेरी लिटिल, हॉट वाटर विल समटाइम्स कंफर्ट हिम। ठीक है, एंजाइटी, ड्राई माउथ होता है मगर थोड़ा सा पानी उसको कंफर्ट दे देता है। कोल्ड फ्लूइड्स वॉमिटेड इमीडिएटली, इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, बाइल, ब्लड वॉमिटिंग, है ना, ये सारी स्टमक के। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, डू नॉट वांट्स टू बी टच, हीट, एम्लोरेटेड वार्म ड्रिंक्स। ठीक है, डिसेंट्री, अभी मेरे मम्मा का केस बताती हूँ मैं। जब मम्मी को CSF राइनोरिया हुआ था ना, तो ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, उसी दौरान मम्मी मतलब मेरे पास आए थे यहाँ पे। मैंने बोला था यहाँ पे भी दिखा देते हैं सर्जन्स को ना कि वो क्या बोलते हैं, तो वो तो ऑपरेशन ही बोल रहे थे। तो मगर हमने ऑपरेशन, उनसे हमने यही पूछा कि ऑपरेशन के बाद क्या चांसेस हैं, दोबारा बोलते हैं हाँ दोबारा भी हो सकता है। तो हमने ड्रॉप कर दिया कि हम होम्योपैथी पे ही जाएंगे। तो होम्योपैथी पे जब उनको मेडिसिन दी ना, तो वो आए थे, तो यहाँ से जब वापस गए, यहाँ बहुत ठंड थी, पिछले साल की बात है, बहुत ठंड थी। तो मम्मी यहाँ से जब गए ना, तो हुआ होगा फूड पॉइजनिंग या कुछ हुआ, मम्मी जाके वहाँ बीमार पड़ गए एकदम से। उनको डायरिया वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब 4 दिन तक तो मम्मी बेड पे एकदम कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना पी रहे थे, ना सो रहे थे, बस सो रहे थे। हम लोग तो सारे इतना घबरा गए ना कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से, है ना, और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ नहीं, एकदम घबरा गए थे। तो फिर उस समय उनको आर्सेनिक ही दी गई थी, आर्सेनिक से उन्होंने 2 दिन के अंदर में, फिर एकदम से नहीं, 2 दिन, क्योंकि कंडीशन बहुत हो गई थी, तो 2 दिन में जाके उन्होंने थोड़ा सा पानी पीना शुरू किया। मतलब इतना हम लोग सोच रहे थे क्या हो गया, कितना सोएंगे वो, तो सोने तो मुझे ट्रंक्वाइल स्टेज में चले गए थे वो, मतलब कोई बात ना करे, कोई ना आए, एकदम अंधेरे कमरे में सो रहे थे। तो वहाँ पे ऐसी ही कंडीशन थी उनकी बिल्कुल। डायसेंट्री, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन, फीसेस एंड बोथ हेमरेज, मतलब ये सब तो नहीं था, मगर वॉमिटिंग और डायरिया साथ में था, पानी भी पी रहे थे तो वॉमिट करते रहते, ऐसे था। तो डायसेंट्री में कैसा होता है, इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन, फीसेस और वन और बोथ विद हेमरेज फ्रॉम बॉवल एंड ब्लडी यूरिन। ठीक है, इनवॉलंटरीली यूरिन और स्टूल निकल रहा है, विद हेमरेज फ्रॉम बॉवल एंड ब्लडी यूरिन। ठीक है, बॉवल से भी ब्लडी हो रहा है और यूरिन भी उसका ब्लडी हो रहा है। गैंग्रीन ऑफ बॉवल्स, एम्लोरेशन warm room, heat and covered. If he wants the cover off, wants a cool room and windows open, wants to be sponged with cold water, wants ice cream, cold drink, that is सिकल कॉर। ये डिफरेंस है। सिकल कॉर भी बहुत मिलती जुलती है इस कंडीशन में। अगर वो कवर करने को बोल रहा है तो आर्सेनिक है, अगर वो खोलने को बोल रहा है, अनरैप्स करने को बोल रहा है, विंडो खोलने को बोल रहा है, शरीर को ठंडे पानी से स्पॉन्ज करने को बोल रहा है, तो सिकल कॉर है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये वहाँ पे बहुत यूज़ होती है जब गर्मियों में यंग बेबीज़ हैं, उनमें डायसेंट्री हो जाए। कॉलरा इन्फेंटम में बहुत यूज़ की जाती है ये, बच्चों में जो कॉलरा वाली कंडीशन आती है, वॉमिटिंग और डायरिया, वहाँ पे बहुत अच्छी यूज़ होती है। इसमें स्टूल कैसा होता है उनका, स्लाइमी होता है, स्कैंटी होता है और कैडेवरिक होता है। ग्रेट प्रोस्ट्रेशन होती है, साथ में रेस्टलेसनेस होती है और स्टूल इनवॉलंटरीली पास होता है। रेक्टम कैसा हो जाता है इस कंडीशन में, उसका रिलैक्सेशन ऑफ रेक्टम, उसकी वजह से इनवॉलंटरी स्टूल आने लगता है। हाँ, तो पर्जिंग का क्या मतलब होता है, पेट की समस्या जिसमें गैस और ये एसिडिटी वगैरह से ना पूरा पेट एकदम जैसे हमारा बोल देते हैं टाइट हो जाता है, उसको शुद्ध करने, पर्जिंग का मतलब होता है शुद्ध करना ना, तो पेट से मल निकालना। ठीक है, ये मीनिंग दी हुई है ना। तो इसमें जो है आर्सेनिक नॉट मच पर्जिंग, बहुत पर्जिंग इसमें नहीं होती है। पोडोफाइलम और फास्फोरिक एसिड में ज़्यादा पर्जिंग होती है।
तो ये दिया हुआ है इसमें। आर्सेनिक जो है हमारा कॉलरा में बहुत यूज होता है। ग्रेट कोल्डनेस, कॉलरा में कैसे दिखेंगे सिम्टम्स इसके? कोल्डनेस होएगी, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, कोल्ड एज डेथ, कैटावरिक, सिकली, फाउल, पंजेंट। ठीक है, ये सारे हमारे सिम्टम कॉलरा में दिखेंगे। एनीमिया, एनीमिया में भी बहुत यूज होती है, तो इसके साथ हमारी आती है फेरम। फेरम भी बहुत यूज होती है एनीमिक कंडीशन में। आर्सेनिक ड्यूरिंग मेंसेस, स्टिचेज इन द रेक्टम, मेंसेस के दौरान इसको रेक्टम में स्टिचेस फील होते हैं, स्टिचिंग पेन। और लुकोरिया कैसा होता है इसका? एक्रिड होता है, कोरोडिंग होता है, थिक होता है और येलो होता है। ठीक है, लुकोरिया में इसको बर्निंग होएगी, जलन होएगी और खारिश होएगी क्योंकि डिस्चार्जेस एक्रिड है। आर्सेनिक इज ए वंडरफुल पैलिएटिव फॉर कैंसरस अफेक्शन इन यूट्रस, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसको हम पैलिएटिव की तरफ भी यूज़ करते हैं। पैलिएटिव मतलब जो कोई भी बीमारी को बस एक थोड़ी देर के लिए, हाँ थोड़ी देर के लिए पैलिएट करते, दबा दें, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी यूज़ की जाती है आर्सेनिक। तो और अगर हम थ्रोट से रिलेटेड इसका देखें तो आर्सेनिक लॉस ऑफ वॉइस, लेरेंजाइटिस, ड्राई टीचिंग कफ, जैसे कई लोग टीचर्स आके बोलते हैं ना हमको बोल बोल के खांसी होने लगती है या ज़्यादा बोलने की वजह से आवाज़ चली जाती है एकदम से, लेरेंजाइटिस हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हो। इसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ। ठीक है, अस्थमा इन मिडनाइट। ठीक है, हार्ट कंप्लेंट्स में अगर हम देखें तो पैल्पिटेशन, एंग्विश, एवरी एक्साइटमेंट से उसको पैल्पिटेशन होने लगती है। ड्रॉप्सी ऑफ द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जो हमारे हार्ट के चारों तरफ जो लेयर है उसमें ड्रॉप्सिकल कंडीशन आ जाएगी। एंजाइना पेक्टोरिस वाली कंडीशन में, रूमेटिक अफेक्शन हार्ट, रूमेटिज्म अफेक्शन ऑफ हार्ट, जैसे हमारे हार्ट के साथ रूमेटिक अफेक्शन आ गई। हाइपोपेरिकॉन्ड्रियम, पल्स फ्रीक्वेंट, स्मॉल एंड ट्रेमलिंग, पल्सेशन थ्रू होल बॉडी, उसको पूरी बॉडी में पल्सेशन फील होगी।